फिर आता है हमारा एक मेन पॉइंट, स्किल्स। बिना स्किल्स के आप कुछ भी नहीं हो। आपके अंदर वो कोर स्किल नहीं है, डिग्री अगर आप होल्डर हो, आप कुछ भी नहीं हो, कोई कीमत नहीं होगी आपकी मार्केट में। हाँ, छोटे मोटे काम आपको दे दिए जा सकते हैं क्योंकि आपने डिग्री परस्यू की हुई है, तो वो एक इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है जिसको बहुत रिकमेंड किया जाए या बात की जाए। जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है इसके अंदर, डिग्री तो है ही, क्योंकि ये आपके काम को वैलिडेट करता है, आपके स्किल्स को वैलिडेट करता है। बट स्किल्स होंगे जब तो उसको वैलिडेट करेगा। स्किल्स का होना हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए? टॉपिक देखकर तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, साइंस एंड रिसर्च। तो इसको मैं शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसको हम पूरे वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे भी इसको लगा दूंगा, और इसको आप खुद चैट जीपीटी पे डालकर या जहाँ भी आप इसको डालकर गूगल पे, जहाँ कहीं भी इसको आप सर्च कर सकते हैं और इसको और डीप डाउन जाकर पढ़ सकते हैं। एल्स मैं वीडियोस तो डालता रहूँगा आने वाले टाइम में। ये 15 जो वीडियोस हैं इसको कंप्लीट करने के बाद मैं वीडियोस को डालता रहूँगा फर्दर। तो सबसे पहले आता है हमारा साइंस एंड रिसर्च क्या है। व्हाट इज साइंस एंड रिसर्च? कोई आइडिया है? साइंटिस्ट, अगर मैं पूछूं साइंटिस्ट क्या है, कौन है, या ऐसा सुना हुआ है तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बता सकते हैं? साइंटिस्ट किसे कहते हैं? क्योंकि बचपन से सुना होगा लेकिन अपने आसपास किसी साइंटिस्ट को देखा नहीं होगा। कभी किसी को देखा है जो साइंटिस्ट हो आपके जानने में? कभी आपके स्कूल में कोई विजिट किया हो? कोई नहीं। अच्छा, स्कूल में तो आपके वैसे भी कोई बाहरी विजिट करता नहीं है। आपका स्कूल उतना, या आपका नहीं, पूरे इलाके के जितने स्कूल है उतना एक्सपोज़र देते नहीं हैं अदर डोमेन को लेकर। बट कोई नहीं, आने वाले टाइम में मे बी वो एक्सपोज़र देने लगे, आपको इंट्रोड्यूस कराने लग जाएं अलग अलग डोमेन वाले लोगों से। तो साइंटिस्ट वगैरह का बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। मुझसे क्लास 4th में एक हमारी टीचर थी, इंग्लिश पढ़ाती थी शायद, या कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो उन्होंने पूछा था कि क्या बनना है ज़िंदगी में, तो मैंने वैसे कहा साइंटिस्ट बनना है। वैसे फिर किसी ने किसी क्लास में पूछा क्या बनना है, तो प्रोफेसर बनना है। तो फिर किसी ने क्या बनना है पूछा, तो ये बनना है, वो बनना है। तो सबका कहीं ना कहीं जो कॉमन इंटेंशन था बैक ऑफ द माइंड, सब कॉन्शियसली, जब मुझे उतना आइडिया नहीं था, उतनी क्लैरिटी नहीं थी, वो ये कि कुछ भी करना है लेकिन क्राउड में करना है, यानी लोगों के साथ करना है। और उसका जो मेन मकसद होगा वो है सर्व, टू सर्व द पीपल। जो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचे, जो करियर अपने लिए मैंने बनाने का सोचा, उसमें यही रहा है, टू सर्व द पीपल। और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो यही है, टू सर्व द पीपल, कि लोगों के ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया जा सके। तो ये जो साइंटिस्ट मैंने बताया, तो मैंने वो सुना था इसलिए कि किसी की शादी में गया था और वहाँ जो दूल्हे साहब आए थे वो साइंटिस्ट थे, और इस वजह से वहाँ पे मुझे थोड़ा सा साइंटिस्ट के डोमेन का मुझे थोड़ा सा एक्सपोज़र मिला था, तो वहाँ से मोटिवेशन आया। तो तकरीबन हमारे लाइफ में हम जो भी डिसाइड कर रहे होते हैं, या फिर हम बचपन में ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, उसका डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं बचपन में कोई इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंस होता है। यानी हमारे स्कूल में कोई डीएम साहब या एसपी साहब विज़िट कर जाएं, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब वो विज़िट कर जाएं, या कोई भी ऐसा इंसान जो सोसाइटी के अंदर बहुत एक्सेप्टेड हो, अच्छे से वो कामयाब माना जाता हो, तो उस वजह से हम उसको अपना आइडियल मान लेते हैं, या उस डोमेन या उस करियर को, उस पोजीशन को, उस टाइटल को, या उस खास सैलरी को, इनकम को हम
अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं और उसके अराउंड अपने ड्रीम्स को हम फ्रेम करते हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें, साइंस और रिसर्च की, तो वो कुछ इन चीज़ों के अराउंड घूमता है कि जो कुछ भी हमारे अराउंड है या ये जो पूरा यूनिवर्स है वो कैसे बना था, हाउ डिड द यूनिवर्स फॉर्म, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, या एटम्स जो होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, या फिर जो कोई नए डिसीज़ आते हैं उन डिसीज़ का क्योर क्या हो सकता है, या कोई नई मशीनरी अगर हमें बनानी हो या किसी बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हो तो उसका हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से उसको हम बिल्ड करेंगे, टू बिल्ड अ न्यू सिस्टम और टू बिल्ड अ न्यू मशीनरी। या साइंटिस्ट अभी बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं जो एक नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, ये इवॉल्विंग है, क्लाइमेट चेंज या जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कैसे बेहतरी लाया जा सके और उसको और कैसे एडवांस बनाया जा सके, उस पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास आपको दिखती है, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन उन स्टडीज़ से हैं जो लैब के अंदर या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंची हैं। जो हमारा साइंस एंड रिसर्च है इसकी जो बुनियाद है वो 3 चीज़ों पे, वो एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशन एंड डिस्कवरी। एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज, इन चीज़ों को जब हम फ्रेम देते हैं तो हमारे पास कोई रिज़ल्ट निकल के आता है, कोई आउटकम निकल के आता है, और वो आउटकम निकालने के लिए, वो प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें जिन चीज़ों में एक्सपर्टाइज गेन करनी होती है वही ये सारे डोमेन्स हैं साइंस और रिसर्च के। साइंस एंड रिसर्च के अंदर मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो। डीआरडीओ में जाना है तो उसका पूरा स्टडी पाथवे या उसका जो करियर है वो डिफरेंट रहने वाला है। इस तरीके से स्टडी पाथवेज भी हम डिस्कस करेंगे। स्किल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जो फुलफिल करेगा साइंटिस्ट बनने वाले डिमांड को। फेमस साइंटिस्ट कौन कौन से हुए हैं इंस्पिरेशन के लिए, 2-4 ऐसे नाम उनके बारे में हमें जानना चाहिए। या जिस भी डोमेन में अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं साइंस एंड रिसर्च के अंदर, तो आपको ये जानना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए वो लोग जो साइंटिस्ट, सक्सेसफुल साइंटिस्ट हुए और जिन्होंने बिग कंट्रीब्यूशन दिया इस यूनिवर्स में, हमारे प्लैनेट के लिए। फेमस साइंटिस्ट जो हुए, फ्यूचर ऑफ साइंस करियर्स, साइंस या रिसर्च के अंदर क्या फ्यूचर है या नहीं है, ये कोलैप्स है या और इवॉल्व करने वाला है या सदाबहार चीज़ है, यानी हमेशा से ये डोमेन सक्सेस रहा है, इसका क्या है उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मैं लास्ट में दूंगा आपको कि साइंस एंड रिसर्च के अंदर ही नहीं, वो चीज़, ये मैसेज सारे ही डोमेन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि ये एक कोर प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट के पास जो आइडेंटिफाई अपने स्कूल टाइम में नहीं कर पाते, काफ़ी लेट करते हैं। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये साइंस एंड रिसर्च का डोमेन या फील्ड क्या है अपने आप में। तो मेजरली हमारे पास 4 टाइप के डोमेन्स हैं साइंस एंड रिसर्च के अंदर, जिसमें हमारा पहला आता है फिजिकल साइंस, फिर एक है लाइफ साइंसेस, फिर एक हम ले सकते हैं 3rd नंबर पे, ये नॉन मेडिकल है। ये जो लाइफ साइंस है ना, ये नॉन मेडिकल है, ये ध्यान में रहे। और जो 3rd नंबर पे है अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, एंड 4th नंबर पे हम ले लें स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल
साइंसेस। और अगर हम 5th नंबर को भी यहाँ पे लिखें तो वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जो होती हैं हमारी, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो ये हमारे मेजर डोमेन्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास सब डोमेन्स होंगे जो अलग अलग बॉडीज़ के साथ फंक्शन करती हैं, अलग अलग एरिया के अंदर वर्कआउट करती हैं और इन सब को मिलाकर हमारा साइंस एंड रिसर्च का जो फील्ड है वो पूरा स्ट्रक्चर में आता है। तो आप जितने भी साइंटिस्ट सुनते हो अपने अराउंड में, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्हीं से बिलोंग करते हैं। वो चाहे किसी भी डोमेन वाले हों, चाहे टेक वाले हों, नॉन टेक वाले हों, या मेडिकल के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं, या फिर जो हमारे इसरो या डीआरडीओ के अंदर हमारे साइंटिस्ट बैठते हैं, या फिर और भी जिन भी तरीके के साइंटिस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं डोमेन के अंदर आ रहे होते हैं। तो हमारे पास ये बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन इसके अंदर जाने का जो मोटिवेशन है वो हर किसी का नहीं होता, क्योंकि ये फैक्ट है कि इसके अंदर आपको अपना दिमाग बहुत इस्तेमाल करना होता है, यानी पढ़ाई बहुत करनी होती है, और इसी वजह से मेजॉरिटी इसमें जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा मेहनत है। देखें, मेहनत किस चीज़ में नहीं है। आपको अगर आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपको इवन नीट जेई का, या एक छोटा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है किसी यूनिवर्सिटी का, उसको भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करना है। जो मेहनत से भागेगा वो क्या कर पाएगा। मतलब एक ये इंसान की जिम्मेदारी है कि वो मेहनत पसंद हो, यानी मेहनत को पसंद करने वाला हो, मेहनत को गले लगाने वाला हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला हो। और अगर आपकी आईक्यू अच्छी है, आपका फिज़िक्स या मैथ बहुत सही रहता है या रहा है उसमें क्लास 10th 11th में 12th में, तो आप अगर इसमें थोड़ा सा भी दिलचस्पी रखते हैं तो जा सकते हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी कि सोसाइटी क्या कहेगा, मेरा मैं इतना सक्सेस साइंटिस्ट बनूंगा नहीं बनूंगा, वो ना सोचकर, बल्कि आप इसमें जा सकते हैं, लोग जाते भी हैं। फिजिकल साइंसेस की अगर बात करें तो इसके अंदर हम एटम, यूनिवर्स और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर जो फील्ड्स इंक्लूड हैं वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, मटेरियल साइंस और न्यूक्लियर साइंस जो आज न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उनका जो डिस्कशन चल रहा है वॉर के अंदर, वो इसी फिज़िकल साइंस के अंदर ही आता है। उसकी जो स्टडी है या जो साइंटिस्ट हुए हमारे, वो इसी डोमेन के अंदर आते हैं। इस तरीके से लाइफ साइंसेस की अगर बात करें तो इसके अंदर जो सब डोमेन्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से कि बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री या बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सब डोमेन्स हैं वो लाइफ साइंसेस के अंदर आते हैं आपके साइंस एंड रिसर्च के अंदर। इस तरीके से अर्थ एंड एनवायरनमेंट में आपका जियोग्राफी, जियोलॉजी, ओशियनोलॉजी, ओशियन जो हमारे सीज़, बहुत बड़े बड़े जो सी हैं, ओशियन है, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, उनके डेप्थ में जो स्टडी करते हैं। इस तरीके से एनवायरनमेंट, पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है, और ये बहुत ही अच्छा डोमेन है करियर पर्सपेक्टिव से भी। तो एनवायरनमेंट के ऊपर जो स्टडी करते हैं, तो ये सारा अर्थ एंड एनवायरनमेंट के अंदर आता है, इस डोमेन के अंदर। इस तरीके से स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस जो हैं वो स्पेस, गैलेक्सी या कॉस्मोलॉजी या जो बाकी प्लैनेट्स हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं डेप्थ में, वो हमारे साइंटिस्ट इस कैटेगरी में आते हैं, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस। और फिर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, इसके अंदर जैसे हम कल बात कर रहे थे, अपने आईटी या इंजीनियर्स जो पीएचडी करके साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च के अंदर जाते हैं, तो वो इनमें आते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी
साइंसेज, जो नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड रिसर्च, कंप्यूटिंग, जो क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम साइंस है, वो इसी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज के अंदर आता है। साथ के साथ जो एआई साइंटिस्ट हमने कल जिक्र किया था, वो भी इसके अंदर आता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज के अंदर आता है। जो एआई साइंटिस्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट होते हैं। फिर उसके अंदर भी बहुत सारे सब डोमेन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फिजिकल आपके साइंसेस के अंदर हमने बहुत सारे आपको हमने दिखाया, जैसे अर्थ एंड एनवायरमेंटल के अंदर जो हमने सब डोमेन बताए, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर बताए, फिजिकल साइंसेस के अंदर हमने जो डोमेन्स बताए, उसके अंदर भी सब डोमेन्स होते हैं, जिनके अंदर स्पेशलाइजेशन करने के बाद बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बनते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं अपने प्लेनेट के लिए। उस तरीके से हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट की, जो अलग अलग टाइप के हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं। वो मेजरली 3 कैटेगरी में हम उनको देखते हैं, हालांकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कुछ होते हैं जो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल साइंटिस्ट होते हैं। तो मेजरली हम 3 तरह के देखते हैं साइंटिस्ट को अपने अराउंड। जैसे आपका थियोरेटिकल साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटल एंड जो कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट होते हैं। ये मेजरली 3 टाइप के, हालांकि बहुत इसके अंदर टाइप्स हैं साइंटिस्ट के, कि अलग अलग तरह के साइंटिस्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो टाइप्स हैं वो हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो, थ्योरेटिकल हो या कंप्यूटेशनल हो, उस हिसाब से आप अपने डोमेन को भी फिल्टर कर सकते हो इसके अंदर, साइंस एंड रिसर्च के अंदर। टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट भी हम देख लिए, और उसके बाद हमने एक पॉइंट लिखा था इंस्टीट्यूट, जो मेजो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं एक कंट्री के अंदर। हमारे इंडिया में बहुत सारे, जैसे DRDO है, CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसी तरीके से BSRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और भी बहुत सारे हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, जो पूरा का पूरा 100% कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया के ग्रोथ के अंदर। जो साइंस एंड रिसर्च का पूरा डोमेन है, उनके ये हीरोज़ हैं, उनके ये टॉप इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें जाना हर साइंटिस्ट जो बनना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, साइंस एंड रिसर्च एस्पिरेंट के लिए वो एक ड्रीम कॉलेज या ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है, ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर वो पढ़ना या काम करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से हमने जो जिक्र किया था एक स्टडी पाथ का, कि हमारा स्टडी पाथ क्या रहना चाहिए, एक हमारा पॉइंट था। स्टडी पाथ्स क्या होते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए या इस डोमेन के अंदर जाने के लिए, करियर बनाने के लिए। तो 10th के बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, आपको इस डोमेन्स जो हमने बताया, उन डोमेन में किस में जाना है उस पर डिपेंड करता है कि आप मैथ लोगे या बायोलॉजी लोगे। बहुत सारे स्कूल ऑफ़र करते हैं मैथ प्लस बायोलॉजी, यानी PCMB। अगर ये किसी स्कूल में अवेलेबल है, अगर कोई परस्यू करना चाहता है कि मेरे पास दोनों स्ट्रीम अवेलेबल रहे, दोनों ऑप्शंस ओपन रहे, तो वो इसको भी परस्यू कर सकता है। एल्स वो इनको भी, या PCMB को भी प्रेफर कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, अपने करियर डिसीज़न, करियर डायरेक्शन के हिसाब से इनको वो प्रेफर कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो इसमें वो क्लास 12th इंटरमीडिएट या +2 कह लें, वो करेंगे, और फिर इसके बाद बैचलर डिग्री
आपके मेजरली बीएससी होती हैं, जो बैचलर ऑफ साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर। फिर उसके बाद आपका मास्टर स्पेशलाइजेशन के लिए जो एमएससी रहेगा, या इसी तरीके से जो भी आपके पीजी वाले रहेंगे, आपके डोमेन के हिसाब से वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से एंड पे, जिस एंड पे जाना है आपको, उसके लिए कौन सा यहाँ पे करियर पाथ आप चूज़ करोगे। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको चूज़ करना होगा एंड के हिसाब से कि यहाँ पे जो आपको बनना है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या चूज़ होगा, यहाँ पे क्या सेलेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो पीएचडी वाला पोर्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक साइंटिस्ट के लिए। बिना इसके साइंटिस्ट नहीं बनता कोई। पीएचडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कंपलसरी है साइंटिस्ट बनने के लिए, क्योंकि पीएचडी के अंदर आपके साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, उसके साथ साथ आपका जो ओरिजिनल पेपर होगा, ओरिजिनल पेपर्स आप लिखते हो, पब्लिश करते हो, ये पब्लिश होता है, आपका वो इस पे लाइसेंस मिलता है, वो उस पे स्टडी की जाती है आपके जूनियर्स, या बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इन पेपर्स को स्टडी किया जाता है। तो पीएचडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिस्ट बनने के लिए। और फिर पीएचडी के बाद साइंटिस्ट अगर आप बन जाते हो, तो आपकी जो स्टडी है वो यहाँ पे एंड नहीं होती। इसके बाद आपको पोस्ट डॉक्टरल के भी जो रिसर्च या स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रखने होते हैं। पोस्ट डॉक्टरल जो हमारा फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो ये जो डॉक्टरल है, इसके बाद आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी होती है रिसर्च पर्पस से। अगर आप अच्छे पेपर पब्लिश करना चाहते हो, अच्छे एक्सपेरिमेंट्स देना चाहते हो, तो आपको अपना पोस्ट डॉक्टरल स्टडी कंटिन्यू करना रहता है। जो बेसिकली रिसर्च है, कोई एकेडमिक करिकुलम या एकेडमिक आपको ऐसा नहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर बैठ के पढ़ाई करना है इसकी तरह, इन करिकुलम की तरह नहीं, बल्कि पोस्ट डॉक्टरल जो होते हैं वो रिसर्च पर्पस से आपको कंटिन्यू करने रहते हैं, रिसर्च जो होते हैं आपके। फिर आता है हमारा एक मेन पॉइंट, स्किल्स। बिना स्किल्स के आप कुछ भी नहीं हो। आपके अंदर वो कोर स्किल नहीं है, डिग्री अगर आप होल्डर हो, आप कुछ भी नहीं हो, कोई कीमत नहीं होगी आपकी मार्केट में। हाँ, छोटे मोटे काम आपको दे दिए जा सकते हैं क्योंकि आपने डिग्री परस्यू की हुई है, तो वो एक इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है जिसको बहुत रिकमेंड किया जाए या बात की जाए। जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है इसके अंदर, डिग्री तो है ही, क्योंकि ये आपके काम को वैलिडेट करता है, आपके स्किल्स को वैलिडेट करता है। बट स्किल्स होंगे जब तो उसको वैलिडेट करेगा। स्किल्स का होना हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए? कौन कौन से चाहिए होते हैं भाई? सबसे पहला जो स्किल आएगा, सबसे पहला स्किल वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो तजस्सुस होनी चाहिए आपके अंदर कि आप हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क लगा सको। क्वेश्चन मार्क, ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर प्लैनेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, चाहे नेचुरल सैटेलाइट है या जो कुछ भी आप ऑब्ज़र्व करो। भाई सेब गिरा सर पे तो उस पर हमें बहुत बड़ा लॉ दे दिया, किसने दे दिया? न्यूटन ने दे दिया। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी। या जितने भी बड़े हमारे साइंटिस्ट हुए, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हुए, जो एक हमारा पॉइंट था फेमस साइंटिस्ट को लेकर, तो हमारे सीवी रमन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अपने आप में, या बहुत सारे साइंटिस्ट जो हम देखते हैं या हम बार बार फ्रिक्वेंटली उनके बारे में सुनते हैं। आपको उनकी बायोग्राफी पढ़नी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा और बहुत आपके लिए ये मोटिवेशन होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ोगे। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी या किसी कंट्रीब्यूशन में अपना बेस्ट दे पाना,
आप उन बायोग्राफी से अच्छे से पढ़ सकोगे, समझ सकोगे। तो ये क्यूरियोसिटी का होना एक साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स, आपका फिज़िक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके स्किल होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्किल हैं जो बहुत कॉमन होने चाहिए एक साइंटिस्ट के अंदर। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आप बहुत क्रिटिकली सोच पाते हो, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंट के बेस पे आप सोच पाते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो अच्छे ऑब्जर्वर हो, तो ये सारे ट्रेट्स अगर आपके अंदर हैं तो आप अगर इसमें जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, आप अच्छा कर सकोगे। लास्ट में मैंने जो पॉइंट लिखा था कि फ्यूचर ऑफ साइंस एंड रिसर्च, कि इसके अंदर फ्यूचर हमारा क्या है, कौन कौन से डोमेन है, फ्यूचर से मुराद कि कौन कौन से ऐसे फील्ड या डोमेन हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं या उसके अंदर आप करियर अपना देख सकते हैं। जैसे आपका है एआई या क्लाइमेट, क्वांटम तो है ही, एआई, क्लाइमेट, क्वांटम, स्पेस, ये क्वांटम, स्पेस, ये क्लाइमेट, ये तो काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, लेकिन ये हमेशा ऊपर ही जाता है इनका ग्राफ, क्योंकि इनमें बहुत कुछ है जो अनसॉल्व्ड है। बहुत थोड़ा ही इसके अंदर जाया जा सका है, जो कि रिक्वायरमेंट है और इसको पेनिट्रेट करने की और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने की, रिसर्च करने की। तो ये है, उसके साथ साथ ये तो इवॉल्व इमर्ज हो ही रहा है। फिर आपका नैनो टेक्नोलॉजी जो है, नैनोटेक, ये भी इवॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ डोमेन है जो कि एक क्लाइमेट जो रिन्यूएबल और या एनर्जी जो है हमारा, उसके ऊपर जो साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो डोमेन्स हैं ये काफ़ी इवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर है साइंस एंड रिसर्च का, जो फ्यूचर है वो ये है। तो आप इसमें सोच सकते हैं जाने का, और वर्थ इट रहेगा। इसके अंदर लाइफ टाइम के लिए आप रेग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि और वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी हैं बातें जो की जा सकती हैं, जैसे सैलरी और नॉन सैलरी। साइंटिस्ट बनने के लिए या बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्रायोरिटी आपका मनी नहीं होता, बल्कि प्रायोरिटी होता है कि आप कितना अच्छा सर्व कर पा रहे हो। एक साइंटिस्ट लैब में 12 घंटे 13 घंटे या लैब में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, बिना ये परवाह किए हुए कि उसके पास कितने इनकम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसका मकसद ही कुछ और हो जाता है। तो आप किस टाइप के पर्सन हैं, क्या पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, उस हिसाब से आप खुद को पहचानेंगे, फील्ड को पहचानेंगे, करियर को पहचानेंगे और एक अच्छा डिसीज़न ले रहे होंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शंस हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के, वो मैं दे रहा हूँ, कंटिन्यू रख रहा हूँ। यह हमारा जो वीडियो है वो गालिबन तीसरा या चौथा है। उसके साथ हम बहुत सारे और कैटेगरीज़ पे, पूरे 15 कैटेगरीज़ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम और भी अंदर जाते रहेंगे एक एक कैटेगरी के अंदर। तो इस क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहिए।